हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, जो आपका बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए वीडियो रहेगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, अभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू ना लेके मैं वन वर्ड क्वेश्चन लिया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आपका जो मॉडल है वो आया नहीं है, जिससे मुझे भी सारा ये खुद से बनाना पड़ा है। सारा सिलेबस पढ़ के आपका मुझे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे निकालने पड़े, तो एमसीक्यू बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने वन वर्ड में लिख दिया है। जैसे उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, और मैंने ये वैसे टैबलेट पे भी नहीं लिखा है, क्योंकि वो भी उसमें भी बड़ी मेहनत लग रही थी, तो मैंने इसी पे जल्दी जल्दी सारा नोट्स उतार लिए। तो आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखो, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो भी आपके मिलिट्री साइंस में जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सारे मैंने खुद से पढ़ा, आपका जितना भी सिलेबस है मैं खुद से पढ़ रहा हूँ। अभी सारे क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, तो आप देखेंगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वैदिक काल की प्रमुख सेना थी। तो वैदिक काल में ना देखो, दो सेना हुआ करती थी। वैदिक काल में दो सेना हुआ करती थी, पैदल सेना और रथ सेना। ठीक है, जो वैदिक काल में सबसे प्रमुख सेना हुआ करती थी वो होती थी रथ सेना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वैदिक काल का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था। वैदिक काल का सबसे बड़ा युद्ध जो था ना, उसको बोलते हैं दशराज युद्ध। दशराज युद्ध जो हुआ था ना, वो 10 राजाओं के बीच में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखिएगा, पारुष्णी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, जिसको आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था दशराज युद्ध जो है। दशराज युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था? 10 राजाओं के बीच में। ठीक है, 10 राजाओं के बीच में हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा है दशराज युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, महाकाव्य कितने हैं। तो महाकाव्य कितने, बेसिक सी बात है कि रामायण और महाभारत। महाभारत मतलब कि कितने महाकाव्य हो जाएंगे? 2 महाकाव्य हो जाएंगे। एक हो गया रामायण और एक हो जाएगा महाभारत। अब इसी पॉइंट में एक चीज़ और याद करिए कि रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। ठीक है, मिलिट्री साइंस से नहीं, हिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे यार, पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था दशराज युद्ध जो है। दशराज युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था? 10 राजाओं के बीच में। ठीक है, 10 राजाओं के बीच में हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा है दशराज युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, महाकाव्य कितने हैं। तो महाकाव्य कितने हैं, आपको बेसिकली क्वेश्चन है कि रामायण और महाभारत कितने महाकाव्य हो जाएंगे? 2 महाकाव्य हो जाएंगे। इसी चीज़ में, इसी क्रम में एक पॉइंट और याद रखिए कि जो रामायण है उसको किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप मिलिट्री साइंस के लिए देख रहे हो, ये हिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, और हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे कह रहा है कि कौटिल्य किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौटिल्य जो थे वो किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे। आंसर लगा देंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला में वो जो है राजनीति विज्ञान के आचार्य थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, इस बात को भी याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके में। ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ना, वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में पूछी गई है, और ये आगे भी पूछी जाएगी, और ये पूछी जाती रहेगी आपके कॉम्पिटिशन तक। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ। इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है? आचार्य चाणक्य ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडल सिद्धांत के जनक हैं। मंडल सिद्धांत बताना बहुत अभी इसमें डिस्क्रिप्शन चाहिएगा। इतना याद रखिए कि मंडल सिद्धांत के जनक कौन है, तो आंसर लगा देंगे कौटिल्य। ठीक है, मंडल सिद्धांत के जनक कौन है? कौटिल्य। हाँ, तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है कि अर्थशास्त्र में कितने दुर्गों का वर्णन है, यानी कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की, उसमें कितने दुर्गों का उल्लेख किया है चाणक्य ने। तो उसमें देखो 4 दुर्गों का उल्लेख किया है। पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि 4 दुर्गों का वर्णन है। एक हो जाता है धानवन दुर्ग, एक हो जाता है ओदक दुर्ग, एक हो जाता है पार्वत दुर्ग, और एक हो जाता है वन दुर्ग। ठीक है, इन चारों के बारे में छोटा सा मैंने बता दिया है कि धानवन दुर्ग जो होता है ना, वो समतल भूमि पर बनाया जाता है, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, और जो ओदक दुर्ग होता है वो जल से घिरा हुआ होता है, जल यानी कि नदी वगैरह से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं ओदक दुर्ग। पार्वत से आप नाम से समझ रहे होंगे कि पर्वत से घिरा हुआ या फिर पर्वत के ऊपर बना हुआ जो दुर्ग होता है उसको पार्वत दुर्ग बोलेंगे। वन दुर्ग से भी आप समझ रहे होंगे कि जंगल में बना दुर्ग या फिर झाड़ियों से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है उसको वन दुर्ग बोलेंगे। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, धानवन दुर्ग जो है
फोर्थ सेमेस्टर में कि धानवंत जो दुर्ग होता है वो कहाँ बना हुआ होता है, समतल भूमि पर, समतल नहीं आपसे पूछा गया था, रेगिस्तान में बना हुआ होता है, पर्वत में बना हुआ था ये तो, और एक था जंगल में बना हुआ दुर्ग। तो वन देख के ना लोगों ने इस पे लगा दिया जंगल में बना हुआ दुर्ग, तो वो गलत हो जाएगा। धानवंत दुर्ग जो होता है वो समतल भूमि पर बना हुआ दुर्ग होता है, जैसे कि रेगिस्तान में बना हुआ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्म्ड फोर्स, ठीक है, आर्म्ड फोर्स जो होती है उसमें सभी प्रकार की सेनाएं आ जाती हैं, जैसे कि आ जाएगी आपकी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, अर्धसैनिक बल आदि, सभी प्रकार की सेना आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे आर्म्ड फोर्स का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसमें अगर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दे देगा ना रक्षा मंत्री, तो आप गलत करके आ जाओगे। आर्म्ड फोर्स का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। आपको ऑप्शन में रक्षा मंत्री भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको राष्ट्रपति को टिक करना है क्योंकि ये राइट ऑप्शन है। रक्षा मंत्री आपको बिल्कुल दिमाग में आएगा कि आर्म्ड फोर्स रक्षा से रिलेटेड है, तो आप ज़रूर लगाएंगे उसी को, और उसी को ज़्यादातर लगा देते हैं अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो। इसको पढ़िएगा कि आर्म्ड फोर्स का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को मैंने खुद से क्लियर, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी अंदर तक जाके मैं उसको लेके आया हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आर्म्ड फोर्स का मुख्यालय कहाँ है, तो आर्म्ड फोर्स का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर जो मुख्यालय ना वो नई दिल्ली में ही है। ठीक है, और अलग अलग आते रहेंगे तो आप याद कर लेना, वरना ज़्यादातर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एनसीसी, है ना, एनसीसी आपके कॉलेज में स्कूलों में होती है वही एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म सबसे पहले आप याद कर लेंगे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर कर देंगे 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना होती है। ठीक है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, वहीं नई दिल्ली में। ठीक है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। संस्थापक एवं अध्यक्ष कह सकते हैं, यानी कि संस्थापक कह सकते हैं या फिर प्रथम अध्यक्ष हम कह सकते हैं, किनको कह सकते हैं, हृदयनाथ कुंजरू को। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू जो थे इन्होंने एनसीसी की स्थापना की थी, एनसीसी के प्रथम अध्यक्ष भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे याद रखिए कि एनसीसी की जो एनसीसी समिति का जो गठन हुआ है वो 15 जुलाई 1946 को हुआ था। पहले एनसीसी की जो समिति थी उसका गठन होता है, उसके बाद इसकी स्थापना होती है। देखो 15 जुलाई 1946 को जो इसकी समिति का गठन होता है, 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, इस पे जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, मतलब कि जो एनसीसी पर जो नियंत्रण होता है किसका कंट्रोल होता है, तो रक्षा मंत्रालय को होता है। रक्षा मंत्रालय में एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह। इस पॉइंट को याद रखिएगा, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हो जाएंगे श्री राजनाथ सिंह। नियंत्रण करता है एनसीसी पे कौन करता है, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आएगा, एनसीसी का सर्वोच्च अधिकारी डायरेक्टर जनरल होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एनसीसी का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है। इसके पद को क्या कहते हैं, तो इसके पद को कहते हैं मेजर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट जनरल जो होता है उसके पद को मेजर जनरल बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डायरेक्टर जनरल के पद का अधिकारी कौन होता है, तो डायरेक्टर जनरल के पद का अधिकारी कौन होता है पूछ रहा है, तो उसको लगा देंगे आंसर ब्रिगेडियर। डायरेक्टर जनरल के बाद का जो अधिकारी होता है उसको बोलते हैं ब्रिगेडियर, या हम उसको बोल सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ब्रिगेडियर या फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल लगा देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि एनसीसी एक्ट 1948 के अनुसार, एनसीसी एक्ट 1948 के अनुसार एनसीसी के कितने डिवीज़न होते हैं, कितने डिवीज़न होते हैं, 3 डिवीज़न होते हैं। तीनों डिवीज़न को जानेंगे, एक बार याद कर लो कि एनसीसी एक्ट 1948 के अनुसार एनसीसी के कितने डिवीज़न होते हैं, तो 3 डिवीज़न होते हैं। एनसीसी के कितने डिवीज़न होते हैं, 3 डिवीज़न होते हैं एनसीसी एक्ट 1948 के अनुसार। ठीक है, तीनों डिवीज़न को यहाँ पे जानेंगे, सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न, गर्ल्स डिवीज़न। सीनियर डिवीज़न में वो आ जाते हैं, वो विद्यार्थी आ जाते हैं जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ते हैं। ठीक है, एज लिमिट 26 रहती है, इससे ऊपर के विद्यार्थियों को नहीं लिया जाएगा। जूनियर डिवीज़न में वो आ जाएंगे जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक रहेंगे, एज लिमिट 13 से 18 वर्ष रहती है। गर्ल्स डिवीज़न को भी ना 2 डिवीज़न में बांट दिया है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि सीनियर विंग्स और जूनियर विंग्स। सीनियर विंग में वो गर्ल्स आ जाती हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, सेम ऊपर के जैसा ही विश्वविद्यालयों में जो पढ़ते हैं वही। और जूनियर विंग में वो गर्ल्स आ जाएंगी जो स्कूल में पढ़ती हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट तक रहती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे याद रखिएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो एनसीसी एक्ट 1948 के अनुसार कितने डिवीज़न में, एनसीसी एक्ट 1948 के अनुसार एनसीसी के कितने डिवीज़न होते हैं, तो आंसर कर देंगे 3 होते हैं। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बीएसएफ। देखो बीएसएफ की पहले फुल फॉर्म याद कर लो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में बोलेंगे सीमा सुरक्षा बल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। किसने की थी? के.एफ. रुस्तम जी ने की थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। के.एफ. रुस्तम जी ने 1965 में बीएसएफ, जिसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, उसकी स्थापना की थी 1 दिसंबर 1965 को के.एफ. रुस्तम जी ने। याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। ठीक है, बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, वो विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल हो जाएगा। याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना की थी के.एफ. रुस्तम जी ने, वो क्यों की थी? कक्ष विवाद एवं पाक घुसपैठ को मद्देनजर रखते हुए स्थापना की थी। ठीक है, कक्ष विवाद और जो पाकिस्तान जो घुसपैठ कर रहा था, उसको मद्देनजर रखते हुए इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनका आदर्श वाक्य जो होता है उसको वो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इनका आदर्श वाक्य होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। आपसे पूछ लेगा कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य क्या होता है, तो आंसर में दे देगा जीवन पर्यंत कर्तव्य। राइट ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आएगा, शत्रु की सीमा के अंदर घुसकर खुफिया जानकारी कौन प्राप्त करता है? तो शत्रु की सीमा के अंदर घुसकर खुफिया जानकारी प्राप्त करता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल बीएसएफ। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद कर लीजिएगा। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना कब होती है? तो 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना होती है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। ठीक है, स्थापना जो होती है इसका नाम होता है तब क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कब हुआ था? आंसर कर देंगे 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व बल अधिनियम लागू होने पर। डेट याद रखिए कि 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदला गया था। ठीक है, और स्थापना हुई थी 1939 को। ठीक 10 साल बाद इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो सीआरपीएफ का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, ज़्यादातर जो मुख्यालय नई दिल्ली में आपको लगा देना है। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा सीआरपीएफ को नियंत्रित किया जाता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय भी अभी हम पीछे एक और मंत्रालय पढ़ते आ रहे हैं, एनसीसी को कौन नियंत्रित करता है? तो एनसीसी को नियंत्रित करता है रक्षा मंत्रालय। मंत्रालय से आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, इनको याद रखिएगा कि सीआरपीएफ का जो कंट्रोल करता है कौन करता है? गृह मंत्रालय। एनसीसी को कौन नियंत्रित करता है? रक्षा मंत्रालय। इनको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल हो जाएगा सीआरपीएफ। विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल हो जाएगा बीएसएफ। ठीक है, इन दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ का मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। तो आईटीबीपी की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर जो फोर्स है उसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। नियंत्रण जो इसको किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। भारत चीन की सीमाओं पर कौन सा बल सक्रिय रहता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि भारत और चीन की सीमाओं पर कौन सा बल सक्रिय रहता है? तो इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी। देखो, जो मतलब कि जो तिब्बत है, तिब्बत पर किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। तो भारत और चीन की सीमा पर कौन सा बल रहेगा? इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और चीन की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 4057 किलोमीटर की लंबाई है, जिसको मैक-मोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार और भारत की जो सीमा है उसको भी मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है
उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है उसको भी रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है कि भारत पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ना अभी तक 4 युद्ध हुए हैं, ठीक है। कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए। एक हुआ था 1948 में जिसको बैटल ऑफ जोजिला कहते हैं, ठीक है, जोजिला का युद्ध कहते हैं। एक हुआ था 1965 में, ठीक है। 1965 में जो हुआ था उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस तरह से आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि 1965 में भारत के जो 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर लगाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। 1965 के युद्ध को कश्मीर का दूसरा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सेकंड युद्ध यही था, सेकंड जो वॉर था वो यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो इसी पॉइंट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध होता है जिसको ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है, उस समय भारत की जो सेना थी उसके सेना अध्यक्ष कौन थे? आंसर लगा देंगे जनरल मानेकशॉ, ठीक है। सेना अध्यक्ष हुए थे प्रथम, मतलब कि जो प्रथम सेना अध्यक्ष थे ना वो जनरल मानेकशॉ थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1999 बहुत फेमस वॉर है ये कि 1999 को जो युद्ध है ना उसको कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको CISF के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना हुई थी। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसको भी नियंत्रण जो है गृह मंत्रालय द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, याद रखिएगा। कि CISF को के जवानों को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? जो CISF के जो जवान होते हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकेडमी, ठीक है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकेडमी। ये क्वेश्चन आपसे देखो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ना क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जाएंगे, तो मैं साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चन लिख लिया हूँ, बाकी मैं और भी आगे लिखा हूँ कि कहाँ पे किसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको याद करते हुए चलना है सारा कि CISF के जो जवान होते हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकेडमी कहाँ पर है? हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको NSG के नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? आंसर कर देंगे 1984 में हुई थी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। इसको नियंत्रित कौन करता है? इसको इस पे जो नियंत्रण रहता है किसका रहता है? गृह मंत्रालय का रहता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यानी कि NSG की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को नियंत्रित कौन करता है? कौन नियंत्रित करता है इस पे? तो गृह मंत्रालय द्वारा इस पे नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है NSG के सैनिकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो NSG के जवान होते हैं ना उसको ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो काफ़ी नाम तो सुना होगा तुमने, पता है मुझे, काफ़ी फैन भी रहे होंगे। तो NSG के सैनिकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है NSG कमांडो ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो NSG कमांडो ट्रेनिंग जो होती है वो होती है आपका यहाँ पे मानेसर और हरियाणा में होती है, ठीक है। मानेसर और हरियाणा में होती है। 90 दिन की कठोर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। NSG की जो ट्रेनिंग होती है, NSG कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है ना वो 90 दिन की होती है और एकदम से कठोर ट्रेनिंग होती है। इतनी कठोर होती है कि काफ़ी जो होते हैं ना, मतलब कि मान लो 100 बच्चे अगर उसमें बैठ रहे हैं तो 80% उसको छोड़ कर चले जाते हैं। इतना उनको असहनीय दर्द दिया जाता है, मतलब कि दर्द की अंतिम सीमा से उनको गुजरना होता है, ऐसे समझ सकते हैं। अब मौत पाना बेहतर समझते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 20% लोग ही मेरे ख्याल मतलब जाते हैं, ठीक है। 20% लोग ही जाते हैं, 100 में से 20 ही जाते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? तो असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। 1835 में कछार लेवी के नाम से होती है, ठीक है। कछार लेवी के नाम से असम राइफल की स्थापना होती है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल रखा गया था, ठीक है। 1835 में जो स्थापना होती है कछार लेवी के नाम से होती है। 1971 में जब हम आज़ाद हो जाते हैं इसका नाम बदलकर असम राइफल रख दिया जाता है, ठीक है। इसकी जो स्थापना की थी अंग्रेज़ों ने की थी कि जैसे वो चाय के बागान होते हैं ना उनकी रक्षा के लिए, तो वह कहाँ पे थे? पूर्वोत्तर भारत में थे, तो वहीं पे इसकी स्थापना की थी। तो नाम था कछार लेवी। 1835 में इसकी स्थापना की थी। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल रख दिया था। डेट को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो इसका मुख्यालय हो जाएगा शिलोंग मेघालय, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में ही। नई दिल्ली यहाँ नहीं लगाएंगे। देखो असम राइफल, असम कहाँ पर है?
पूर्वोत्तर भारत में। मेघालय कहाँ पर है? पूर्वोत्तर भारत में, तो शिलोंग में इसका मुख्यालय हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत म्यांमार सीमा पर कौन सा अर्धसैनिक बल सक्रिय होता है? तो भारत और म्यांमार की सीमा पर ना असम राइफल जो अर्धसैनिक बल है सक्रिय रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सशस्त्र सीमा बल जिसको हम एसएसबी कहते हैं, तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? आंसर कर देंगे 1963 में हुई थी, ठीक है, विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, ठीक है। इसका जब स्थापना हुई थी एसएसबी की, इसका नाम क्या था? विशेष सेवा ब्यूरो। विशेष सेवा ब्यूरो के नाम रूप में 1963 में सशस्त्र सीमा बल की स्थापना होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इस पर जो नियंत्रण रहता है वो गृह मंत्रालय का रहता है। इसका आदर्श वाक्य रहता है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। इसको याद रखिएगा, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा इसका आदर्श वाक्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर कौन सा अर्धसैनिक बल सक्रिय है? तो भारत और नेपाल की जो सीमा है उस पर कौन सा अर्धसैनिक बल सक्रिय होगा? एसएसबी, ठीक है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एसएसबी की प्रथम महिला महानिदेशक कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एसएसबी की प्रथम महिला महानिदेशक कौन थी? आंसर कर देंगे अर्चना रामासुंदरम, ठीक है। इनकी नियुक्ति 2016 में हुई थी, ठीक है, 2016 में इनकी नियुक्ति हुई थी। महिला निदेशक है अर्चना रामासुंदरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एसएसबी के मुख्यालय की कमान किसके हाथों में होती है? तो एसएसबी के मुख्यालय की जो कमान होती है ना वो महानिदेशक के हाथों में होती है। प्रथम महिला महानिदेशक कौन थी? तो अर्चना रामासुंदरम इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल जिसको आईसीजी के नाम से भी हम जानते हैं, भारतीय तटरक्षक बल का गठन कब हुआ था? तो भारतीय तटरक्षक बल का गठन हुआ था 1 फरवरी 1977 में, ठीक है। सशस्त्र सेना के रूप में, किस रूप में हुआ था? सशस्त्र सेना के रूप में हुआ था, जिसका नाम बदलकर बाद में भारतीय तटरक्षक बल कर दिया गया था, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल किसके अधीन कार्य करता है? तो भारतीय तटरक्षक बल हम कहें या फिर कहें आईसीजी किसके अधीन कार्य करता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वहीं नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के 28 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र की रक्षा जो है कौन सा अर्धसैनिक बल करता है? भारत के 28 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र की रक्षा कौन सा अर्धसैनिक बल करता है? आंसर कर देंगे आईसीजी, भारतीय तटरक्षक बल, जिसे हम अभी पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की थल सीमा की लंबाई हो जाएगी आपकी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। जितनी भी थल सीमा उसको बोलेंगे 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो है लगभग 7,500 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि युद्ध की रानी किस सेना को कहा जाता है? तो युद्ध की रानी जो कहा जाता है ना वो थल सेना को कहा जाता है। भारतीय सेना अंग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। थल सेना को ही भारतीय सेना अंग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और युद्ध की रानी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील जो समझौता हुआ था 1954 में हुआ था, भारत चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जरूरी नहीं मिलिट्री साइंस में। हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपके मिलिट्री साइंस में आपको देखने को मिलेंगे, तो बेसिकली हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ऐसा समझ सकते हैं, युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, इतना है बस। कि पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था, भारत चीन के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। द्वितीय रक्षा पंक्ति होती है, तो अर्धसैनिक बल होता है ना उसको द्वितीय रक्षक पंक्ति बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। को ऑपरेशन जिब्राल्टर जो चलाया गया था वो पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था, कश्मीर में चलाया गया था, 1965 में चलाया गया था। तीनों पॉइंटों को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक 46 क्वेश्चन आपके हुए हैं, लेकिन 46 में ना मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर करवाए हैं। मैं जानता हूँ इन क्वेश्चनों को लिखने में कितनी मेहनत मैंने की है, तो बस रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी मेहनत इस सारे को लिखने में मैंने की है इसका थोड़ा सा क्रेडिट मेरे को मिल सके, है ना। भारत के सीमावर्ती देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के सीमावर्ती देशों की संख्या हो जाएगी 7। कौन से देश हैं? देखो, पाकिस्तान नाम याद होगा आपको, चीन भी याद होगा, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। 7 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक शेयर चाहिए मुझे कि 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में
थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में थल सेना अध्यक्ष कौन थे? आंसर कर देंगे जनरल मानेकशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो भारत का युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो आंसर करेंगे सिविल डिफेंस एक्ट 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गैलीवाट एवं गुर्राव किसके नौसैनिक जहाज थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैलीवाट और गुर्राव जो थे किसके नौसैनिक जहाज थे? आंसर कर देंगे शिवाजी महाराज के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ना 23 जून 1957 को हुई थी। अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब के बीच में हुई थी। अंग्रेजी सेना की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे क्लाइव, और बंगाल की नवाब जो थे ना वो थे सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति किस शहर में प्रारंभ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्रांति। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो प्रारंभ हुई थी मेरठ जिले में। ठीक है। इसके जो मेरठ ये जो क्रांतिकारी थे इसमें कौन कौन शामिल थे? 2-3 नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां आदि यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अग्नि की उड़ान जिसको विंग्स ऑफ फायर कहते हैं पुस्तक किसकी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है। तो अभी के लिए मैं 54 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बस छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैंने जो भी 50 क्वेश्चन और लिखे हैं, 50 प्लस 100 क्वेश्चन मैंने पूरे लिए थे, लेकिन अभी वीडियो भी बड़ा हो रहा है और एक बंदे की कार्य क्षमता होती है, मतलब एक सीमा होती है काम करने की, है ना। तो जितनी मेहनत की उसका क्रेडिट बस आपसे कुछ नहीं चाहिए भाई। एक शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज में, वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दूसरों का भला होगा, मेरा भला होगा, आपका भला होगा, समझ रहे हैं, है ना। वीडियो को देखो, बस रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ना शेयर कीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक शेयर चाहिए। लाइक मत कीजिए, बस शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे इतना सपोर्ट चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए नहीं चाहिए ये कमेंट में ज़रूर बता देना। ऐसा ना हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप वीडियो देखें ना तो मैं फिर अपना पढ़ूँ, आप इधर क्यों मेहनत करूँगा, समझ रहे हैं। ठीक है। फिर मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।